बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स 12 के चैप्टर नंबर 19 के शार्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए आज का शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला शार्ट क्वेश्चन है, सिंस mass is a form of energy, can we conclude that a compressed spring has more mass than the same spring when it is not compressed? क्वेश्चन ये किया गया कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, अगर उसको कंप्रेस कर दिया जाए, क्या उसकी एनर्जी उस स्प्रिंग से ज़्यादा होगी जो कंप्रेस्ड नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यस में आएगा। हाँ, अगर स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। यस, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल हैव मोर मास because work done in compressed spring is converted into energy according to Einstein relation E is equal to mc square। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ए सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, कहता है जब सॉलिड को हीट किया जाता है और वो ग्लो करना शुरू करता है, वाई इट डज फर्स्ट अपीयर रेड, तो पहले रेड नज़र क्यों आता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगर हम स्पेक्ट्रम पे गौर करें तो स्पेक्ट्रम के अंदर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ वाली रेडिएशन है वो रेड लाइट वाली है। लिहाजा जब हम चीज़ को हीट अप करना शुरू करेंगे तो जो ही उसकी वेवलेंथ कम होनी शुरू होगी तो जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में विजिबल लाइट हमें नज़र आती है वो सिर्फ रेड कलर की होती है। यही वजह है कि जब चीज़ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद वो हमेशा पहले रेड कलर का ही नज़र आता है। आंसर देखें, ये आपके सामने कलर के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं VIBGYOR, वेब वायर। इसको हम याद कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होती है, उसके बाद ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है और वायलेट है। तो इट मीन जब हम चीज़ को गर्म करना शुरू करेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। अब हमारी नज़र जिस लाइट को ऑब्जर्व कर सकती है वो सिर्फ रेड लाइट है, लिहाजा इसलिए हमें शुरू में सिर्फ रेड लाइट ही नज़र आती है। At lower temperature, a body emits radiation of low energy यानी longer wavelength, since longest visible wavelength is red, so it appears red first, इसलिए वो शुरू में रेड नजर आती है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन देखें। What happens to the total radiation from a black body if its absolute temperature is doubled? कहता है अगर किसी बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो उसकी टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? तो जो जनरल फार्मूला हमारा है वो ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी मेट हो रही होती है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखते हैं क्या इसमें इफेक्ट होगा। टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड इज इंक्रीज 16 टाइम्स, यानी अगर टेम्परेचर डबल करते हैं तो डबल अगर यानी 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक एनर्जी जो है वो बराबर है सिग्मा टी रेज्ड पावर 4। यहाँ जो सिग्मा है ये कांस्टेंट कहलाता है। मौजूदा केस के अंदर हमने जो नया टेम्परेचर लेना टी प्राइम वो पहले से डबल कर देना है, लिहाजा जहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी आ रहा है वहाँ पर 2t दर्ज करेंगे तो ये 2t की पावर 4 हो जाएगी। और आप जानते जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई प्राइम हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 16t रेज पावर 4। अगर इसमें 16 को हम अलहदा करें तो 16 अलहदा हो जाएगा सिग्मा टी रेज पावर 4, और यहाँ पर ऑब्जर्व करें टोटल एनर्जी हमारी सिग्मा टी रेज पावर 4 है, लिहाजा सिग्मा टी रेज पावर 4 को दोबारा ई में रिप्लेस कर देंगे तो नई एनर्जी की कीमत जो है 16 ई हो जाएगी। यानी जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर डबल किया जाएगा तो उसकी रेडिएटेड एनर्जी की टोटल मकदार 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच फोटॉन रेड, ग्रीन और ब्लू कैरी द मोस्ट एनर्जी? नंबर 2 मोमेंटम, यानी कौन से फोटॉन की एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा होगा। यहाँ 3 फोटॉन दिए गए जिनमें नंबर 1 रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये स्पेक्ट्रम मैंने सामने लिखा है जिसमें VIBGYOR नज़र आ रहा है आपको। इसमें आप जानते हैं कि जो राइट साइड पे रेड कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे लॉन्गेस्ट है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। और जैसे जैसे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो या वाइल्ड की तरफ जाएंगे तो इनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती चली जाएगी। अब यहाँ से एक जवाब तो डायरेक्ट आ जाता है कि रेड लाइट जो है इसकी एनर्जी सबसे कम है, ग्रीन की उससे ज़्यादा है और ब्लू की उससे भी ज़्यादा होती है। तो आंसर देखें, ब्लू लाइट हैज़ मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। ब्लू लाइट की एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा
किस वजह से ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है, कैपिटल ई बराबर है एच सी ओवर लैम्डा। इस रिलेशन में आप जानते हैं एच प्लांक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा जो आप फोटोन ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। और इस अभी में देखें तो रेड की वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है तो इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। एज ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ एंड फॉर मोमेंटम, अगर मोमेंटम का फार्मूला देखें तो वो भी इसी तरह बन रहा है, ई बराबर एच सी और लैम्डा, पी बराबर एच और लैम्डा है। तो यहाँ भी जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस फोटोन की वेवलेंथ लॉन्गर होगी उसका मोमेंटम कम होता चला जाएगा। तो इधर से देखें ब्लू की वेवलेंथ कम होगी तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरी ग्रीन है, ग्रीन की वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, उसका मोमेंटम ब्लू से कम होगा और रेड का सबसे कम होगा। तो आंसर देखें, सो इट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम, कौन सी लाइट्स की बात कर रहा है, ब्लू की, सो ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट। नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन, विच हैव द लो एनर्जी क्वांटा, किस क्वांटा की एनर्जी सबसे कम है, रेडियो वेव या एक्स रेज। तो उसके लिए स्पेक्ट्रम पे गौर करें, ये आपके सामने पूरा स्पेक्ट्रम है, जो गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल में आ जाता है, वी आई बी, जी वाई यू आर, आई आर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव हैं और रेडियो वेव हैं। तो क्वेश्चन ये किया गया है कि किस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है या कम है, किस की एनर्जी सबसे कम है, लो एनर्जी वाला, तो रेडियो वेव और एक्स रे, यानी इधर से इस तरफ यानी राइट एक्सट्रीम पे रेडियो वेव्स आ रही हैं और इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पे जो हैं एक्स रेज आ रही हैं। तो इस स्पेक्ट्रम पे ज़रा गौर करें, तो इसके ऊपर मैंने ये इंडिकेट कर दिया कि ये एरो का निशान इंडिकेट करता है कि वेवलेंथ शॉर्टर, यानी अगर लेफ्ट वर्ड आप मूव कर रहे हैं इस स्पेक्ट्रम के ऊपर तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, यानी गैमा रेज, एक्स रेज जो हैं इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी और आप जानते हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इट मीन कि यहाँ से क्लियर होगी बात कि एक्स रेज की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होगी, जबकि ऑन द अदर एक्सट्रीम देखें जो रेडियो वेव है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तरफ जा रही है, तो इट मीन कि रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी। अकॉर्डिंग टू रिलेशन है ई बराबर एच सी ओवर लैम्डा, रेडियो वेव हैव लॉन्गर वेवलेंथ सो इट हैज लोअर क्वांटा एज कंपेयर टू एक्स रेज। नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन, will bright light eject more electrons from metal surface than dimmer light of same color। क्वेश्चन ये किया गया क्या ब्राइट लाइट यानी ऐसी लाइट जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी किसी मेटल सरफेस से ऐसी लाइट से जो डिमर होती है। तो हाँ जी, इसका जवाब यस में आएगा, क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो इट मीन कि उसके अंदर आने वाले फोटोन की तादाद ज़्यादा है और फोटोन की तादाद ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा होगी। आंसर देखें, यही स्पेक्ट्रम दोबारा ज़रा गौर करें, इसमें ब्राइट लाइट से मुराद उसकी ये जो है वो इंटेंसिटी मुराद है, जबकि ये स्पेक्ट्रम के अंदर हम इसकी वेवलेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स, देयरफॉर ब्राइट लाइट बीइंग मोर इंटेंस विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस दैन डिमर लाइट। यानी इट मीन कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा कर देंगे तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इंटेंस लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन देखें, ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, विच बीम कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन। कहता है कि एक रेड लाइट है और दूसरी ब्लू लाइट है, दोनों की एनर्जी सेम है, यानी उनकी एनर्जी सेम है, तो बताइए कि इसमें फोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी। स्पेक्ट्रम पे दोबारा गौर करें, इस स्पेक्ट्रम के अंदर आप देखें जो हमारे पास उसने क्वेश्चन किया है कि रेड लाइट है तो रेड कलर जो है ये राइट वर्ड आ रहा है, इट मीन की वेवलेंथ लॉन्गर होगी, और दूसरा जो है वो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। तो अब जाहिर है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है उसकी एनर्जी पहले ही ज़्यादा है और रेड की एनर्जी जो है पहले ही कम है। तो अगर इन दोनों की एनर्जी को बराबर करना है आपने तो रेड जो कलर के फोटॉन्स हैं उनकी तादाद जो है ब्लू से ज़्यादा करनी पड़ेगी। Beam of red light contained greater number of photons because when they have same energy, then according to the relation E बराबर HF या HC और lambda, number of photons is directly proportional to the wavelength. So red light have greater wavelength than the blue light, so it has greater number of photons। यानी जो ब्लू लाइट है उसके फोटॉन की तादाद कम होगी और रेड के फोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी अगर दोनों की एनर्जी सेम आ रही है। नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन देखें, विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैन लो फ्रीक्वेंसी लाइट। क्या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी उस लाइट से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो रिलेशन के मुताबिक आप ज़रा गौर करें, जो स्पेक्ट्रम आपके सामने है
इसमें हमारे पास जो उसने क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का किया, तो आप देखें जो हमारे पास इंतहाई राइटवर्ड वेव्स आ रही रेडियो वेव्स हैं, तो इनकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, रेड ये विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, अल्ट्रा वायलेट या सिर्फ विजिबल में देखें तो रेड जो है इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, ऑरेंज की उससे कम है, येलो की उससे कम है। तो इट मीन कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो उसका नंबर ऑफ फोटॉन के साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन आपने पिछले शार्ट क्वेश्चन में देखा कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इट मीन कि अगर हम किसी इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि जिस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा वो उसकी एनर्जी है। यानी अगर ज़्यादा एनर्जी वाला फोटॉन इंसिडेंट करेंगे किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो उससे एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, ना कि उनकी तादाद ज़्यादा होगी। नो, द हायर फ्रीक्वेंसी लाइट विल नॉट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन लो फ्रीक्वेंसी लाइट, इट इज़ बिकॉज रीज़न क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनका तल्लुक लाइट की इंटेंसिटी के साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता। फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसकी एनर्जी को डिटरमिन करती है। वजह क्या है, नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि ई बराबर एच एफ है, वो सिर्फ उसकी एनर्जी में तब्दीली पैदा करेंगे। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट शाइन ऑन ए सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। कहता है जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो क्या उसको मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो यस बिल्कुल होता है। यस, मोमेंटम इज ट्रांसफर टू मेटल सरफेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन लाइट फोटॉन बिहेव लाइक ए पार्टिकल्स, सो व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इट ट्रांसफर बोथ इट्स मोमेंटम एंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उस वक्त वाक़ई होता है जब कोई फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाकर इंसिडेंट होता है, तो फोटॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन देखें, वाई कैन रेड लाइट बी यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम व्हेन डेवलपिंग फिल्म बट ब्लू और वाइट लाइट कैन नॉट। कहता है कि डार्क रूम के अंदर जब फिल्म की डेवलपमेंट की जाती है तो वहाँ हमेशा रेड लाइट ही क्यों यूज़ की जाती है, ब्लू लाइट यूज़ क्यों नहीं करते। तो आप जानते हैं स्पेक्ट्रम के मुताबिक, कि स्पेक्ट्रम में ज़रा गौर करें तो जो आपके पास रेड कलर की लाइट है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली साइड पे वाक़ई है, जबकि ब्लू वाली जो है वो शार्टर वेवलेंथ वाली साइड पे वाक़ई है। और आप जानते हैं रिलेशन के मुताबिक ई बराबर एच एफ है, ये या फ्रीक्वेंसी कह लें या एच सी ओवर लैम्डा है। तो रेड की चूँकि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है इसकी एनर्जी कम होगी, और ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लिहाजा रेड लाइट जो है ये फोटोग्राफ फिल्म को कम अफेक्ट करेगी ब्लू लाइट से, इसलिए हम डार्क रूम के अंदर रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट, सो रेड लाइट हैज़ लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू ब्लू, सो कैन नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफ फिल्म। क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है लाइट की और उसकी एनर्जी भी कम होती है, इसलिए वो फोटोग्राफ प्लेट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। दैट इज वाई रेड लाइट कैन बी यूज व्हेन डेवलपिंग फिल्म इन डार्क रूम। यही वजह है कि डार्क रूम में फिल्म को डेवलप करने के लिए हमेशा रेड लाइट यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटॉन बी। कहता है एक फोटॉन ए है उसकी एनर्जी फोटॉन बी से डबल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम टू ए टू दैट ऑफ बी। ए और बी के मोमेंटम में क्या रेशियो होगी। मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज ट्वाइस द मोमेंटम ऑफ फोटॉन बी। तो रिलेशन के मुताबिक देखें, आप जानते हैं एनर्जी बराबर है एम सी स्केयर, यहाँ से अगर हम सी को मल्टीप्लाई करना है एम सी इंटू सी बराबर हो जाएगा, तो एम सी जो है ये मोमेंटम बन गया इंटू पी सी हो जाएगा, यानी ई बराबर है पी सी के। अब क्वेश्चन ये है कि ए की एनर्जी डबल है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन ए पी एस को हम लेंगे तो इसी रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, पी यहाँ से हल करें तो ई ओवर सी हो जाएगा, तो पी ऑफ ए ई ए ओवर सी हो जाएगा। क्योंकि फोटॉन ए की एनर्जी डबल है तो पी ऑफ ए बराबर होगा 2 ई ओवर सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ फोटॉन बी देखें तो पी भी बनेगा, ये ई बी ओवर सी है, तो चूंकि पहले फोटॉन की एनर्जी डबल थी तो वो 2 ई बी ओवर सी हो गया, दूसरे की सेम है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें या डिवाइड करें पहली या दूसरी इक्वेशन को, तो पी ए ओवर पी बी जो बनेगा, तो इसमें देखें ई और सी से ई और सी कैंसिल आउट हो जाएंगे और पी ए ओवर पी बी बराबर 2 ओवर 1 हो जाएगा, यानी जिसकी एनर्जी डबल है उसका मोमेंटम भी डबल होगा, जिसकी एनर्जी कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन देखें, वाई डू नॉट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। क्वेश्चन ये किया गया कि विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व क्यों नहीं होता। तो इसकी वजह दरअसल एनर्जी की मिकदार है। आप देखें इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव हैं, इंफ्रारेड हैं,
तो ये विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट जो है इसकी वेवलेंथ जो है लॉन्गर है, या यूँ कह लें कि इसकी एनर्जी जो है कम है, जबकि एक्सरेज की एनर्जी जो है विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए, कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन दरकार होता है, इसलिए विजिबल लाइट के अंदर जो है कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता, इसलिए एक्सरेज जो है इससे ऑब्जर्व किया जा सकता है। वी डू नॉट ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट with visible light because photon of visible light has low energy photon and momentum than the photon of X-ray। वजह यही है कि जो विजिबल लाइट के फोटोन हैं उनकी एनर्जी और मोमेंटम कम होता है, तो वो कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं करते। अगला चार्ट में देखें, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम एक्सप्लेन। कहता क्या पेयर प्रोडक्शन जो है वो वैक्यूम के अंदर हो सकती है, इसकी वजाहत करें। तो उसका जवाब है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वजह इसकी ये है कि जब आपने पेयर प्रोडक्शन करवानी है तो उसमें जो पेयर बनना है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे, और अपोजिट मूव करने का मकसद ये कि उनके मोमेंटम को कंजर्व रखना है। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हैवी न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, इसलिए पेयर प्रोडक्शन जो है वैक्यूम के अंदर पॉसिबल नहीं है। नो, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम बिकॉज इन वैक्यूम देर इज नो हैवी न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट वैलिड, हैंस पेयर प्रोडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस। तो पेयर प्रोडक्शन हमेशा हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में होगी। 14 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी एक्सप्लेन। क्या ये मुमकिन है कि एक ही इलेक्ट्रॉन से एनर्जी पैदा की जा सके, वजाहत करें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वही डायग्राम दोबारा बनाएगी। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फिर फोटॉन एमिट हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। The creation of single electron from energy is violation of law of conservation of charge and momentum, क्योंकि ये law of conservation of charge and momentum के खिलाफ है। Whenever pair production takes place, the electron and positron are created at the same time। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि सिंगल फोटॉन टूटे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से कभी भी फोटॉन नहीं पैदा हो सकता, बल्कि वो हमेशा कंबाइन होंगे, तब ही जाके ऐसा पॉसिबल होगा। If an electron and proton have the same de Broglie wavelength, which particle have greater speed। कहता अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वेवलेंथ सेम हो तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन विल हैव द ग्रेटर स्पीड। क्यों? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो इलेक्ट्रॉन हैव लीस्ट मास एंड विल पोसेस ग्रेटर स्पीड। कहता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। और इस रिलेशन के मुताबिक देखें, लैम्डा बराबर है h/p या h/mv के है। यहाँ से अगर वेवलेंथ देखी जाए तो वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। तो इट मीन कि जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ जो है वो नहीं शॉर्टर हो जाएगी, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, वी डू नॉट नोट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए पिच्ड क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन वाई। कहता है कि यानी क्रिकेट बॉल जो है उसके अंदर हमें वेवलेंथ ऑब्जर्व क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या है। तो जो रिलेशन है ना हमारा, ई बराबर एच सी ओवर लैम्डा या लैम्डा बराबर है एच ओवर एम वी, लैम्डा बराबर है एच ओवर एम वी। इसमें देखें तो लैम्डा जो है मैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि जो क्रिकेट बॉल है उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वेवलेंथ इतनी शॉर्टर होती है कि वो उसके किसी भी इफेक्ट यानी उसकी डाइफ्रैक्शन वगैरह जो होती है वो ऑब्जर्व ही नहीं हो पाती, यानी उसका कोई भी इफेक्ट जो है इतनी शॉर्टर वेवलेंथ का ऑब्जर्वेबल नहीं होता। इसलिए जो पिच्ड क्रिकेट बॉल है वो हमें उसकी वेवलेंथ जो है ऑब्जर्व नहीं होती। आंसर देखें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा बराबर है एच ओवर पी या एच ओवर एम वी। यहाँ देखें वेवलेंथ जो है मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात, जो पिच्ड बॉल होती है उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम होती है, मैस बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है। तो ऐसी सूरत में वेवलेंथ इतनी शॉर्टर होगी कि उसका कोई भी जो है यानी फिनोमिना यानी डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। क्रिकेट बॉल हैज़ लार्जर मैस, देयरफॉर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट डिटेक्टेड बाई एनी ऑफ इट्स इफेक्ट्स। और इफेक्ट्स कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी बात की कि वो डाइफ्रैक्शन वगैरह हैं या इंटरफेरेंस है। तो चूँकि वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है तो वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल। कि लाइट कब वेव का बिहेवियर शो करवाती है और कब
पार्टिकल का बिहेवियर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मिसलीड हो जाते हैं, वो पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर बैठते हैं कि पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर वो कह देते हैं कि जो हमारे पास जो एक एट द वन एक्सट्रीम है, यानी जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं वो बिहेव करती हैं लाइक आ वेव, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, जबकि ऑन द अदर एक्सट्रीम जो गैमा रेज हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ हमने सिर्फ लाइट की बात की है, और लाइट उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जो विजिबल होता है। तो इसका आंसर देखें, लाइट बिहेव एज अ वेव व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम ए सोर्स लाइक अ इन इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। यानी अगर लाइट इस तरह चल रही है कि वो ये फिनोमिना जो सामने देखें, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है, ये ऑब्जर्व होते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए वेव होगा। ऑन द अदर हैंड लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर लाइक ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन वगैरह, तो फिर ऐसी सूरत में लाइट जो है एज ए पार्टिकल कंसिडर होगी। तो यहाँ लाइट की बात की गई, लाइट को देखना है, पूरे स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।